डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट 2 सॉल्यूशंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले ये है कॉपर सल्फेट 5H2O। तो ये एक हाइड्रेटेड साल्ट है, तो ये किस टाइप का सोल्यूशन है। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्योंकि ये हाइड्रेटेड साल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल हैं, मीन्स कि सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड का सोल्यूशन जो है सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा आपको, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड। सॉलिड इसमें सॉल्वेंट है और लिक्विड जो है वो सॉल्यूट है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि आयनिक सॉलिड डिजोल्व्ड इन वाटर इफ। तो आयनिक सॉलिड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज हम NaCl लेते हैं, तो ये वाटर में कैसे डिजोल्व होगा। तो आपको पता है कि वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें O जो है वो नेगेटिव होता है और H जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाए गए हैं। और इस तरह से Cl की तरफ भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, तभी ये जो है उसके अंदर डिजोल्व हो पाएगा। तो इस टाइप से ये पॉजिटिव साइड से Cl को और नेगेटिव साइड से मीन्स ऑक्सीजन वाली साइड से ये सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है कि NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अलग अलग करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और वाटर मॉलिक्यूल जब एक पर्टिकुलर आयन को सराउंड करता है, उसको चारों तरफ से उसको अट्रैक्ट करता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इस तरह से Cl के चारों तरफ भी बहुत सारे होंगे। तो एक एनर्जी रिलीज होती है कि पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का अगर मैग्नीट्यूड लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो वो इनको अलग अलग कर पाएगा और वाटर में डिजोल्व कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैटिस एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि इसमें लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से। तो इस वजह से ये साल्ट जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद। तो गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में किस बात से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की बात की गई है हर ऑप्शन में। तो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में ये देखा है कि उसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो लिक्विड में किस तरह से डिजोल्व हो सकती है। तो अगर हम उसको टाइट बंद करके रखें, मीन्स कि जो गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। ये आपने हेनरीज लॉ में पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी गैस जो है वो डिजोल्व हो पाएगी। अगर जो है टेम्परेचर आप हाई कर देंगे तो गैस उसमें अगर ऊपर से खुला है तो गैस एस्केप हो जाती है। तो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए और टेम्परेचर को लो मीन्स डिक्रीज कर दिया जाए, तो गैस की सोल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है इंक्रीज करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें तो गैस की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने से और प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें सोल्युबिलिटी कर्व है सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड की वाटर के अंदर। तो वो क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया है। इस टेम्परेचर को आपको याद है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है सोडियम सल्फेट की, जो इसमें 10 वाटर भी इसमें लगे हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 32.4 होता है एक्चुअली ये डिग्री सेल्सियस में। तो ये सोडियम सल्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ कर देता है। तो ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड दोनों की सोल्युबिलिटी अलग अलग तरह से होती है। अगर आप इसका ग्राफ जो है प्लॉट करें टेम्परेचर के अगेंस्ट सोल्युबिलिटी और टेम्परेचर इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि ये जो सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड है इसकी सोल्युबिलिटी पहले इंक्रीज़ होती है और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब वो सिर्फ सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ होने लगती है। और जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती है तो आपको याद आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये जो सोडियम सल्फेट 10 वाटर है इसकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती जा रही है, मींस कि ये प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। और बाद में सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, मींस कि उसमें हीट इवॉल्व होती होगी, तो बाद वाली प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें फोर्थ का सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी एंड सी इन ए सोल्यूशन। तो 3 कंपोनेंट है सोल्यूशन में, उनका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन आपको बताना है कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ ईच। तो इसमें 0.1 मोल है तीनों का, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो टोटल मोल्स नहीं बताने हैं आपको, टोटल मोल फ्रैक्शन बताने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो कितना है, 0.1 है। इस तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ बी भी 0.1 दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी आपको कितना दे रखा है, 0.1। तो ये नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो है वो इन तीनों का सम करके कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 आंसर नहीं आया है क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स का टोटल है और आपको मोल फ्रैक्शन का टोटल पूछा गया है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ए के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने हैं, 0.1, और दोनों का तीनों का टोटल जो है इसमें कितना है, 0.3। तो टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 1/3 आ जाता है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन अगर आप बी के निकालेंगे तो वो भी 1/3 आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन सी के निकालेंगे तो वो भी 0.1/0.3 जो है फिर से 1/3 आ जाएगा। और इस तरह से मोल फ्रैक्शन का अगर टोटल करना है तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है, चाहे ये नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी हों। तो इसमें आप बिना कैलकुलेट किए भी बी ऑप्शन टिक कर सकते थे कि 1 ही होता है मोल फ्रैक्शन का जो सम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये आउट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड फॉर्मेलिटी भी होती है, और एक मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से हैं, तो जिसमें मास यूज़ होता है वही इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि जिन डेफिनेशन में वॉल्यूम यूज़ होता है, वॉल्यूम आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाता है। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट। वॉल्यूम मीन्स कि वो वॉल्यूम जैसे लीटर में लिया होता है तो वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से फॉर्मेलिटी भी। तो जो मोलैलिटी है इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो इसमें वॉल्यूम यूज़ नहीं होता, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो यहाँ से आप चारों ऑप्शन देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल पाएगा कि ये मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन यही इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, और बाकी सब कॉम्बिनेशन इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर पर, ए सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड नॉर्मल हेक्सेन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो वो किस तरह का एग्जांपल है, क्या वो आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक वो जो पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं, एक वो जो नेगेटिव डिविजन शो करते हैं। तो ये कौन सा है, आपको पता है कि जब इथेनॉल होता है तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो इस तरह से बहुत सारे इथेनॉल मॉलिक्यूल जो हैं आपको पता है कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होते हैं। वो जो है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है, राइट स्लाइटली पॉजिटिव। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक हल्का सा बॉन्ड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जब हेक्सेन जो है, नॉर्मल हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन या कोई और कंपाउंड जो है बीच में डाला जाता है तो वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है, और इससे सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे वेपर प्रेशर जो है पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने से वो जल्दी वेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जिस केस में वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता हो, ऐसे केसेस को पॉजिटिव डिविजन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा है, तो आप देख सकते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग विद पॉजिटिव डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। यह है नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है 10% का, और उसका आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एसिटिक एसिड का फार्मूला पता हो, और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, 60, क्योंकि ये एसिटिक एसिड एक ही H देता है। तो इसका इक्वलेंट मास भी कितना हो जाएगा, वो भी क्या होगा, 60 होगा। अब 10% का सोल्यूशन है और आपको इसका नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मेलिटी जो है वो कैसे होती है, x/x मीन्स कि कितने ग्राम वो लिया है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, इक्वलेंट मास, और ये वॉल्यूम होता है मिलीलीटर में, और ऊपर जो है वो क्या है, 1000, क्योंकि पर लीटर जो है आपको लेना होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट। तो क्योंकि 10% है, इसका मतलब जो हुआ कि 10 ग्राम जो है आपका वो 100 में, परसेंटेज का मतलब होता है 100 मिलीलीटर में जो है वो डिज़ोल्व हुआ होगा। और इक्वलेंट मास आपको पता है इसका 60 है, और वॉल्यूम जो है परसेंटेज की वजह से 100 है, और ये 1000। तो इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.66 आ जाएगा, और ये क्योंकि नॉर्मलिटी है तो इसलिए हमने n लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।
नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं आगे। द सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन सॉल्वेंट बी, कोई सब्सटेंस ए है सपोज, जब उसको बी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास जो है दैट शोज कॉरस्पॉन्डिंग टू A3, देन वेंट ऑफ फैक्टर विल बी, तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है आपको निकालना है। तो वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन जो है आपने क्या पढ़ी है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में CP लिख दिया है, आपको पूरा ही लिखना है। ये कैलकुलेटेड से आपको डिवाइड करना है। कैलकुलेटेड जो है वो एक्चुअल होती है और ऑब्जर्व जो है जो आपको सोल्यूशन में दिखाई दे रही है। तो ये जो है कंपाउंड, इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या था, ए था, 3A जो है मिलकर क्या हो गया है, A3 हो गया है। तो कैलकुलेशन में तो वो कितने थे, 3 थे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 3 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। और क्योंकि वो ट्राइमर बन जाता है, 2 जुड़ते हैं तो उसको डाइमर बोलते हैं, 3 जुड़े तो ट्राइमर। तो वो एक ही मॉलिक्यूल बन जाता है तीनों जुड़कर, तो ऑब्जर्व जो है हम उसको 1 करेंगे। तो इस तरह से ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, तो इस तरह से वेंट ऑफ फैक्टर जो है ये 1/3 आ जाता है इस केस में। और ये ऑप्शन जो है इसका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और आपको याद रखना है कि जो एसोसिएशन होती है, जैसे इसमें एसोसिएशन हुआ तो वेंट ऑफ फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 होता है। और अगर किसी केस में डिसोसिएशन होती है, जैसे NaCl के केस में, उसमें वेंट ऑफ फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको 4 सोल्यूशन दिए हैं। मोलैरिटी जो है वो सबकी सेम है, लेकिन जो है इसमें आप देख रहे हैं कि यूरिया जो है वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। और BaCl2 जो है इसकी बात करें तो ये Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, तो ये 3 आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। और ये तो यूरिया तो डिसोशिएट नहीं होता है। और इस तरह से C ऑप्शन में NaCl देखें तो आपको पता है कि ये 2 आयंस में डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और अगर FeCl3 की बात करें तो एक Fe3 पॉजिटिव होगा और 3 Cl नेगेटिव होंगे। तो कुल मिला के जो है इसमें 4 आयंस होंगे जो इनमें सबसे ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पर कोई आयन नहीं दे रहा है, ये 2 आयन दे रहा है। BaCl2 3 आयन्स दे रहा है और FeCl3 4 आयन्स में डिसोशिएट होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इसी में सबसे ज़्यादा होंगे। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसी में सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या आपको पता है कि उसका नेम क्या है, तो वो उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब इस केस में सबसे ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होने की वजह से, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा होगा। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज, तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाएगा ज़्यादा आयंस की वजह से, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इस टाइप से इस केस में ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, लोवेस्ट पूछते तो वो डी ऑप्शन हो जाता। यही क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आता, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन मीन्स की डिक्रीज। तो उसमें FeCl3 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होकर सबसे लोवेस्ट हो जाता है और यूरिया का हाईएस्ट होता। लेकिन इसमें जो पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर पर। ये क्या है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम यूज़ होता है, और सॉल्यूट के क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सारे ऑप्शंस को आप पढ़ के देखिए, तो इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है ये इससे रिलेटेड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12th नंबर पर। इसमें मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की निकालनी है। ये 2 सॉल्यूशंस जो है मिक्स किए गए हैं, तो दोनों एसिड हैं, दोनों की मोलैरिटी जो है वो अलग अलग है और वॉल्यूम भी अलग अलग है। तो मिक्सचर का जो मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें HCl है, H जो है एक ही H पॉजिटिव देता है HCl, तो इसमें मोलैरिटी का फार्मूला नॉर्मेलिटी के फार्मूले जैसा ही होगा। तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं M1V1 इज प्लस क्या होगा M2V2। ये 2 अलग अलग सोल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम है। तो मिक्सचर की सपोज M3 है, तो उनका जो है टोटल वॉल्यूम जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो पहले सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, 0.5 है, तो यहाँ पर गिवन है। और वॉल्यूम जो है वो कितना गिवन है आपको, 500। तो प्लस मोलैरिटी जो है दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी तो 2 दे रखी है, और वॉल्यूम जो है वो कितना है 250। तो ये M3 जो है आपको फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम जो है टोटल कितना हो जाएगा 500 प्लस 250। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाता है, ये 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और ये 500
और M3 जो है, और ये 500 प्लस 250, ये 750 हो जाएगा, 750 ही इधर है। तो इस तरह से M3 जो है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे तो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर पर। ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विद 80 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो दोनों को मिक्स करने से जो टोटल वॉल्यूम होगा 20 प्लस 80, वैसे तो 100 होना चाहिए अगर सोल्यूशन आइडियल होता, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन आइडियल नहीं होता है। तो वो कौन सी डिवीजन शो करता है ये आपको सोचना है। तो जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे, देखिए क्या आपको एसीटोन का फार्मूला पता है, तो वो होता है CH3COCH3। और क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ClCl3। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये CH और Cl जो हैं इस तरह से 3 लगा देते हैं, और O स्लाइटली नेगेटिव होता है, H स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो दोनों मॉलिक्यूल जो हैं, दोनों एटम जो हैं, ये इस तरह से ऑक्सीजन का और इसका हाइड्रोजन, ये आपस में क्लोज आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो वो स्लाइटली जो है 100 से कम होगा। तो इसमें E जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन का जो सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन से किस तरह की डिवीजन जो है वो शो करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो है आइडियल सोल्यूशन से नेगेटिव डिवीजन जो है ये शो करता है, तो ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाता है। तो अभी आपको ये भी सोचना है कि पॉजिटिव डिवीजन में हमने आपको पहले कौन सा एग्जाम्पल बताया था। तो इस तरह से ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन दोनों के केसेस विद एग्जांपल जो है आपको लर्न कर लेने हैं। और नेगेटिव डिवीजन में जैसे ये है उसमें वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मीन्स कि डेल्टा V जो है वो नेगेटिव होता है। और इसी तरह से पॉजिटिव डिवीजन में डेल्टा V जो है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर पर। इफ़ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, तो 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास उसका 100 है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज डेल्टा TB। तो डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं वाटर का, जिसको KB से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फार्मूला तो पता ही है कि डेल्टा TB जो है वो क्या होता है, KB इंटू M होता है। तो KB आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें मोलैलिटी जो है वो भी आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। तो यहाँ देखते हैं मोलैलिटी के लिए फार्मूला क्या था, वो W2/M2 इंटू W1 और 1000। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ही मोलैलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर जो है W2 कितना है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट जो है 10 है, और मॉलिक्यूलर मास उसका 100 दे रखा है। और इस तरह से ये क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वाटर जो है ये 100 दे रखा है, और ऊपर ये 1000। तो इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं कि मोलैलिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी अगर 1 है तो ये KB जो है वो डेल्टा TB के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन भी है मोरल एलिवेशन कांस्टेंट की। तो उसमें क्या बताया गया है कि मोरल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। तो जब मोलैलिटी 1 हो जाती है तो मोरल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल ही हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है इसमें C जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि KB जो है वो डेल्टा TB के इक्वल हो जाता है अगर मोलैलिटी 1 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर पर। व्हाट इज़ द मोलैलिटी, इसमें M फाइंड आउट करना है। मोलैलिटी सर्टेन सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इफ़ देर इज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में इतने डिग्री का डिप्रेशन हो जाता है, मीन्स कि ये डेल्टा TF जो है आपको दिया है। एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से। तो आपको फार्मूला पता है, डेल्टा TF जो है वो क्या होता है, KF इंटू M होता है। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, मोलैलिटी, मीन्स कि M निकालना है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर डेल्टा TF आपको दे रखा है 0.184 डिग्री, और KF जो है वो कितना है, 18.4 है इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ से आप मोलैलिटी जो है फाइंड आउट करेंगे, तो ये 18.4 से इसको 0.184 को डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि 0.01 जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है, तो आप देख रहे हैं कि 0.01 A ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। और अब देखते हैं 16th क्वेश्चन।
तो 16th क्वेश्चन में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो 100 डिग्री होता है वो 100.52 हो जाता है। तो इसका मतलब वो 0.52 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट है इसमें 0.52 जो है डिग्री है, इतना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है। ये सेल्सियस में है अगर, तो भी इसको केल्विन में चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो डिग्री या सेल्सियस में, केल्विन में हो या सेल्सियस में, वो एक ही बात रहती है। तो इस तरह से इसको चेंज नहीं करेंगे आप। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था 0.184 डिग्री था, तो उसमें मेंशन ही नहीं था कि वो केल्विन है या सेल्सियस है। तो डिफरेंस ही रहता है, तो उसको एज इट इज़ ही आपको पुट करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 220 ग्राम जो है ये सॉल्यूट जो है वो 20 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया है। तो उसमें मोलर मास जो है सॉल्यूट का M2 जो है आपको कैलकुलेट करना है Kb। मोलर जो है एलिवेशन कांस्टेंट आपको इतना दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फार्मूला पता होता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है। एम मीन क्या है, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी जो है उसका फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं W2/M2 इंटू क्या था W1 1000। तो क्योंकि इस केस में आपको M2 फाइंड आउट करना है, तो M2 के लिए फार्मूला जो है आप यहाँ से बना पाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, के बी W2 1000 और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी और W1। तो इस तरह से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आप आसानी से M2 जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो Kb कितना है, 0.52 है, और ये W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है इंटू 1000। और डेल्टा Tb जो है आपका कितना है, ये भी 0.52 है और Kb भी 0.52 था। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पर 20 ग्राम है। तो इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो ये इजीली जो है आपका आंसर ये 150 आ जाएगा। अब एक बार फिर से चेक कर लेना। तो अगर 150 आ जाता है तो ये ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक इजी क्वेश्चन है। ये देखिए 0.5 मोलर सोल्यूशन है यूरिया का किसी सॉल्वेंट में काजेज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 डिग्रीज। तो ये वर्ड में लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा TF जो है वो 2 डिग्री हो जाएगा। और ये मैंने बता दिया था कि ये सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है, जो KF है जो है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आपको पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो यहाँ पर मोलैलिटी जो है वो 0.5 दे रखी है, और KF जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, और डेल्टा TF जो है वो 2 केल्विन है। तो इस तरह से M जो है कि ये दोनों टर्म्स अगर आप दी हैं तो M जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे, KF से ये डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर C आ जाएगा। ये आप ट्राई कर लेना। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सॉल्यूशंस हैं ए और बी सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से आपको पता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसमें से पास हो जाते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं होते। तो इससे जब उनको सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस में, तो लेवल ऑफ सोल्यूशन ए इज़ फाउंड टू बी इंक्रीज। तो ए वाली साइड से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये यहाँ पर हम डायग्राम से इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह की कोई ट्यूब ले लेते हैं, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, और एक साइड जो है ए ले लेते हैं, दूसरी साइड जो सोल्यूशन है उसको बी ले लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि ए का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब बी के पार्टिकल जो हैं, जो यहाँ से बी के में अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ए वाली साइड में आएंगे, तभी ए का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये जो ऑस्मोसिस होती है हमेशा लेस कंसनट्रेटेड से मोर कंसनट्रेटेड की तरफ होती है। तो इसका मतलब ए का सोल्यूशन जो है वो और कंसनट्रेटेड है और बी का जो है वो लेस कंसनट्रेटेड है। तो इसमें आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे चारों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सोल्यूशन ए इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन सोल्यूशन बी। तो इस तरह से ऑस्मोसिस पढ़कर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑस्मोसिस के ऊपर है। ये आउटर शेल ऑफ एग जो है उसको डिसोल्व किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मीन्स HCl में, और प्लेस किया है उसको NaCl के सोल्यूशन में। तो क्या होगा, तो एग का छिलका उतार लेना है HCl की हेल्प से। तो उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो आ जाती है सामने, और उसके अंदर जो है वो लिक्विड है जो सेमी सॉलिड टाइप का है। अगर इसको NaCl के सोल्यूशन में रखें, NaCl की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो अंदर से वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा और एग जो है वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर वाटर में रखते फिर तो एग की स्वेलिंग होती, लेकिन क्योंकि ऑस्मोसिस हो रही है इसमें, ऑस्मोसिस आपको बताया था अभी कि वो हमेशा लेस कंसनट्रेटेड से मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ ही होती है, इस वजह से इसमें श्रिंकिंग जो होगी वो हो जाएगी एग की, और ये क्या होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से भी लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे पी से लिख रहा हूँ। तो फार्मूला क्या पढ़ा आपने, पी इज इक्वल टू सी आर टी। तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये ए और बी ऑप्शन तो उसमें करेक्ट नहीं है। और इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा भी हो उस पर तो वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन इस केस में करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको दी हैं, इज यूज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स बड़े मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको ग्रेटर एक्यूरेसी से कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के काम आती हैं सॉल्यूट का। और अगर किसी सॉल्यूट का जैसे पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बेटर रहेगी। तो मैं इसमें एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला जो है, जो आपको पता है, पी इक्वल टू सी आर टी होता है और कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं ऐसे एन बाई वी आर टी, तो ये फार्मूला पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बन जाता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे पुट करते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी बन जाती है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के, मीन्स की नंबर ऑफ पार्टिकल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है जैसे पॉलीमर्स का, तो उसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम आएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत कम मेजरमेंट करना पॉसिबल होता है, क्योंकि इसको हम मिलीमीटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं सुटेबल है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तक उसमें हीट करना पड़ता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट तक के टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरह के सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए वो रहती है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट होता है जिसको KH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कांस्टेंट रहती है, या किस तरह का वेरिएशन रहता है ये देखना है। तो हेनरी लॉ में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसको आप क्या करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाकर इस तरह से इक्वेशन बनाते थे, और मास ऑफ गैस की जगह पे अगर मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कांस्टेंट दूसरा लगा लेते हैं। तो यहाँ से P जो है अगर आप निकालेंगे तो 1/K डैश इंटू एक्स हो जाएगा। 1/K डैश को ही आप क्या करते हैं, KH लेते हैं, जिसको हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप हेनरी कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो P/X हो जाएगा। X जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व है, मीन्स कि यही गैस की सोलिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी हो जाती है डिक्रीज, और सोलिबिलिटी डिक्रीज होने से KH की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये चारों ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि A ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी जो है गैस की डिक्रीज होती है, इसलिए KH जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर सैंपल कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन। तो उसमें ऑक्सीजन की जो डिजोल्यूशन है वो इतनी है, और उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की आपको फाइंड आउट करनी है उस सैंपल में ppm में। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो मिलीग्राम में दे रखा है, और जो सोल्यूशन है वो किस में है, 1 किलोग्राम में है। तो 1 किलोग्राम के भी आप ग्राम बना लीजिए, 1000 होंगे, और इस मिलीग्राम के भी आप ग्राम बना लीजिए, तो वो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, मीन्स कि इतने ग्राम। तो ये 1000 में इतने मिलीग्राम, इतने ग्राम ऑक्सीजन है, ग्राम में आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ppm में मीन्स कि मिलियन में है वो कितना निकालना है। तो ppm निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो कि 1000 जो सोल्यूशन है उसमें कितना मिलीग्राम, कितने ग्राम है, इसमें आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये 6 × 10⁻³ तो इतने में इतनी ऑक्सीजन है, और मिलियन में कितनी, मिलियन कितना होता है 10⁻⁶। तो इस तरह से ये
पावर जो है 3 इसमें कैंसिल हो जाएंगी और ये -3 है यहाँ से, तो यहाँ से आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन। तो 1 मोल्स की मोलैलिटी है, इतने मोलल एक्वा सोल्यूशन दिया है, तो मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट के आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट के हम ऐसे x2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के हैं N1 और ये सॉल्यूट के हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको दे रखा है 1 मोलल की 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको नहीं पता है। तो अगर ये पता हो तो ही आप x2 मीन्स की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये जो 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर ही होगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितने बनेंगे। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, किसी के भी नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का वाटर का 18 होता है। तो ये आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 55.5 आ जाएगा इस तरीके से। तो अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 1 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 55.5 है और ये 1। तो ये 1/56.5 हो जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये 0.017 या 69 ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर पर। तो ये हेनरी कांस्टेंट जो है ये यूनिट उसके दिए हैं 293 केल्विन पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। 4 गैसेस के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो दे रखी हैं हेनरी कांस्टेंट की, और आपसे पूछा है कि विच गैस इज़ मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो कौन सी गैस इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सी होगी। तो आपको ये फार्मूला याद है, अभी आपको बताया था कि P = KH। हेनरी लॉज में ये आपने पढ़ा था इस टाइप से। तो यहाँ पे आपने KH जो है वो क्या निकाला था, P/X। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व। तो गैस की सोल्यूबिलिटी X से रिप्रेजेंट होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके लिए KH की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो है KH की वैल्यू इतनी दे रखी है 34.86, जो सबसे कम है। तो ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू क्योंकि सबसे कम है तो इसका मतलब उसके लिए सोल्यूबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो मोस्ट सोल्यूबल ही पूछा है, तो इसमें ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक में मिलते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।